मुझे लगता है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा साइंटिफिक पेपर हम अपने पास है, बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है, बहुत सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट है और बहुत सारे डॉक्टर के टॉक भी हमारे पास है ईसा मैम के साथ में। तो इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी अगर ये चीज मुझे मौका मिले तो मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहती। मैं सोचे कुछ अलग तरीके से करते हैं, और अलग तरीके से करने के लिए मैं अपने माइंड में सोच रही थी कि हम इसको एक आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं कि गामा ओरिजिनल उनकी नीड है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चीजों को कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला को हम कितना अच्छे से समझा सकते हैं, कितने अच्छे से वो कन्विंस हो जाता है इस बात से कि ये उसकी नीड है। अदरवाइज हम कितना डेटा कितना कुछ बात कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सामने वाला इस बात को ना माने कि यस हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो सामने वाले को बताने के लिए बहुत सारी चीजें हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं चीजों को सोच रही थी और मैं देख रही थी कि कैसे अंतर है। तो मैं एक चीज सर्च की इंटरनेट पे, वो ये था कि एक जो जापानीज होता है या जापान का रहने वाला आदमी होता है उसका एवरेज एज क्या होता है। तो मैं जब देखी तो वो पहले जो था वो 83 ईयर्स 7 मंथ का था। मतलब कि एक जो जापान का रहने वाला व्यक्ति होता है वो 83 ईयर्स 7 महीना ऐसे अपना नॉर्मल जीवन यापन करता है। और ये अभी बढ़ के थोड़ा सा 2020 में जो है वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की या कुछ ऐसे, ये 84.62 हुआ। मतलब क्या है कि वहां का एक एवरेज आदमी भी ना 84 साल की उम्र तक जीवित रहता है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। तो ये उसका डेटा है। नीचे में आप चाइना का डेटा देख रहे होंगे 78 है, यूनाइटेड स्टेट का देखेंगे 77 है, इस तरीके से है। वहीं पे आप इंडिया का डेटा सर्च करें कि इंडिया में जो हम लोग हैं, हम आप आपके बच्चे आपके रिश्तेदार आपके परिवार के लोग जितने भी लोग हैं इंडियंस, उसकी अगर आप एवरेज लाइफ अगर आप करेंगे तो वो होता है 70.15 ईयर्स। आप देखिए कितने साल का गैप है, ऑलमोस्ट 14 साल का। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 15 साल का। मतलब कि हर एक हिंदुस्तान के आदमी के कंपेयर में एक जापान का आदमी जो है वो 15 साल ज्यादा जी रहा है। कहते हैं कि हम इंसान का जो लाइफ है वो 84 लाख योनियों के बाद में हमें मिला है। अब 84 लाख योनियों के बाद में पता नहीं कितना पुण्य किए होंगे तब जाके इंसान के रूप में आए, और उस इंसान के रूप में आके भी 15 साल ऐसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम लोग। तब ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, राइट। मिला है लाइफ बट हम 15 साल अपनी लाइफ से खुद काट रहे हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं ऐसा कि जापान का आदमी हमसे 15 साल ज्यादा जी रहा है, ज्यादा एंजॉय कर पा रहा है, ज्यादा दुनिया को देख पा रहा है, सब कुछ वो ज्यादा कर पा रहा है, और हम उससे पहले ही डेथ हो जा रही है हमारी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में सोचे कि एक ही धरती है, एक ही प्लानेट है, और फिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो ज्यादा जिंदा है हम कम एज तक हैं। और ये सवाल आप किसी से पूछिए, किसी से पूछिए, उसके पास ज्यादा आंसर नहीं होगा, लेकिन ये सवाल हमें पूछने की जरूरत है। और ये सवाल जैसे आप पूछेंगे ना, कई बार क्या होता है ना, आप सामने वाले को नहीं समझा सकते, पर कुछ सवाल आप उनसे पूछेंगे तो वो खुद अपनी थिंकिंग करने के लिए वो मजबूर होंगे और खुद सोच के बोलेंगे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो ये चीज हमें थोड़ा समझने की जरूरत है जो भी है। तो ये चीज, ये जो मेन क्वेश्चन था जो हमें ट्रिगर किया। इसके बाद में दूसरी चीज जो सर्च की, वो सर्च की कि इंडिया में जो डेथ होती है उसका परसेंटेज क्या क्या है। हाँ, तो उसमें से सबसे बड़ा परसेंटेज जो था वो था कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो होती है कि हमारा हार्ट अटैक से। और ये देखिए ये सारे नंबर्स ऑफ डेथ के परसेंटेज हैं कि मान लीजिए 100 लोगों की डेथ होती है तो उसमें से 16% जो लोग हैं उसकी जो डेथ होती है हार्ट अटैक से आती है, फिर 10% लोगों का लंग डिजीज है, फिर ब्रेन डैमेज है, फिर ऐसे ऐसे निमोनिया ऐसे ऐसे डिजीज है। और आपको बगल में जो डेटा दिख रहा है ना, ये 16% से आपको जो 17% प्लस इंक्रीज होगा, प्लस 4% इंक्रीज होगा, तो ये परसेंटेज ऑफ चेंज है इंक्रीज होने का। मतलब सोचिए कि हमारे देश में एक बड़ा नंबर है जो लोग वक्त से पहले कुछ बीमारी के कारण मर जा रहे हैं, राइट। इसके साथ में एक डेटा और देखिएगा, वो डेटा ये बताता है कि अगर आप हार्ट अटैक की बात करूं मैं, तो क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो है वह हार्ट अटैक का है, राइट। तो सबसे बड़ा नंबर अगर हार्ट अटैक का है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है तो ये सिर्फ अपने देश में या दूसरे देश में भी है। तो जब इसके बारे में आपने रिसर्च किया, आप बस इंटरनेट पे जाके गूगल पे बस ये टाइप कीजिए आपको मिलेगा। दिक्कत ये है हम इंडियंस की कि हम इंटरनेट पे सब कुछ सर्च करते हैं,
अच्छी चीज के सिवाय। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। अगर हम अच्छी चीजें को समझना स्टार्ट करें कि हमारा हेल्थ क्यों खराब हो रहा है, हम क्यों इतने बीमार हो रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम अपने बच्चे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, अगर ये सभी चीजें आपने सर्च करना स्टार्ट किया और धीरे 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 आपके माइंड को वो डायरेक्शन दिया है, तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी होना स्टार्ट करेंगे। पर हम वो चीज नहीं करते। हम वो खाते हैं जो कि तुरंत अवेलेबल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, आपको वहां पे तुरंत क्या अवेलेबल हो रहा है? समोसा, कचौड़ी, लिट्टी, चाय, पुचका, ऐसे आपको जंक फूड, ऐसे सब कुछ अवेलेबल होता है। क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है, इसलिए आप फट से उसको खा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, या कोई और डिसाइड कर रहा है, वो फट से ठेला लगा रहा है, आप उससे खा रहे हो। दैट मीन्स कि आप क्या खाएंगे ये भी अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड कर रहा है, आपका हेल्थ कोई और डिसाइड कर रहा है, आपकी जो हैबिट है ये कोई और डिसाइड कर रहा है। और इस सब की चीजों के बारे में हमें सोचने की बहुत बहुत जरूरत है। कई बार हम बोलते हैं यस मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब कुछ सोच समझ के करता हूँ। अगर आप सोच समझ के करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आज जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते हैं। और ये सभी चीजें हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जितनी जल्दी हम इस चीज को समझेंगे उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। तो जब हम दूसरी कंट्री से इस डेटा को देखें ना, तो देखा गया कि लास्ट 26 साल में, अगर आप लास्ट 26 साल की बात करें, तो अमेरिका जैसी कंट्री ने अपनी डेथ को डिक्रीज किया है हार्ट अटैक के मामले में। मतलब कि जहां उनका हार्ट अटैक का रेट कुछ और था, उन्होंने 41% खुद को डिक्रीज कर लिया। तो उन्होंने कैसे किया होगा? ऑब्वियसली जो जो चीजें हार्ट डिजीज करती होंगी उन सब चीजों को कंट्रोल करके, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, लोगों ने कंट्रोल किया, बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल किया। हम है ना, हमेशा जब भी कंपेयर करते हैं खुद को, चाहे एजुकेशन के लिए करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए करें, टेक्नोलॉजी को करें, सब कुछ के लिए हम अमेरिका से खुद को कंपटीशन करते हैं। हम उससे कंपेयर करते हैं कि अमेरिका से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, अमेरिका से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, अमेरिका से आगे बढ़ रहे हैं नहीं, कि उससे आगे बढ़ रहा है, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। उन सब चीजों में तो बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन हार्ट अटैक वाले में जरूर बढ़े हैं इस नंबर में। जहां लास्ट 26 साल में अमेरिका ने अपनी रेट को डिक्रीज किया है, वहीं लास्ट 26 साल में हम इंडियन ने उसको इंक्रीज कर लिया है 34% से। मतलब सोच के क्या हालत है अपनी। मतलब एक ही चीज में हम अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं, हार्ट अटैक में, और सब कुछ में वो आगे हैं, बाकी इस चीज में हम, वो हमसे पीछे रह गए। और ये आपको सच में लगता है गुड न्यूज? होगा। कई बार हमें लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आएगा और उस चीज को बताएगा, तो ये ऐसा नहीं होता, हमें इस चीज को सुधारना होगा। तो अमेरिका ने जहां अपने रेट को डिक्रीज किया है, हार्ट अटैक से मरने वाली जो रेट है, वहीं पे हमने इंक्रीज कर लिया है। और इससे भी खतरनाक न्यूज ये है कि ये जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 तक जो डेटा हम लोग ऑलरेडी हैं, ये 40% और इंक्रीज होगा। और ये जैसे जैसे टाइम होगा तो और इंक्रीज होगा। आप सोचिए, जब 40% इंक्रीज हो रहा है, इतना कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो अभी का डेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर 100 लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें से लगभग 16 लोगों की डेथ जो उस टाइम पे हो रही थी वो हार्ट अटैक से होने वाली। आप सोचिए 100 में 16 था, अभी उसमें से 40% और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये नंबर तो और बढ़ेगा ना, और ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है ये 30 हो, ये हो सकता है 40 हो। आप सोचिए कि 100 लोगों में से अगर 40 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो ये कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। और जो एवरेज एज 70 ईयर्स आपको बताया गया अभी, और लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखें, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी की डेथ हुई है ड्यू टू हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। और उनकी एज ज्यादा नहीं थी, कोई 35 का है, कोई 40 का है, कोई 42 का है, कोई 43 का है। इसका मतलब क्या है कि लोग पहले 70 ईयर्स में मर रहे थे हार्ट अटैक से, और वो भी हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन अब उसकी एज और कम हो गई है, 42-43 में ये मर रहे हैं। तो ये चीजें हमें सीरियस होने की जरूरत है। अब जब ये सारी बातें मैं करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, अभी तो मेरी उम्र 20 साल है, ठीक है ना, अभी तो मेरी उम्र 30 साल है, अभी क्यों सोचना, 10 साल के बाद सोचेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं। अब इस चीज को मैं नहीं समझा सकती, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ, और उस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि अगर किसी की हेल्थ इशू 70 के एज में आती है, तो उसको 70 की एज में सीरियस होने की जरूरत नहीं, उसको उससे 20 साल 30 साल पहले सीरियस होना पड़ता है। तो
एक वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई 20 साल के लड़के को, कोई 30 साल के लड़के को भी अभी सीरियस होने की जरूरत है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि धो अभी तो हम जवान हैं, अभी क्यों इतना कुछ करना, अभी क्यों इतना सोचना, अभी क्यों इतना सोच रहे हो, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि ये वीडियो आपके पास मैं विजिबल इसके है। लिए यहाँ खड़ा हूँ। आवाज रहा आ है रही है? पीएम अस्पताल यस से मैम, आ रही है। 2000 बेडेड जो हॉस्पिटल है एशिया का, वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद आईसीयू स्पेशलिस्ट करके काम करने के बाद और पूरे इंडिया में 800 के ऊपर डॉक्टर मीटिंग में लेक्चर देने के बाद एक अच्छा अवसर यहां मिला है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही अपने को अपनी जरूरत लगती है, बट उसके बाद में चौथा जो अपना जरूरत है वो हेल्थ है। और WHO ने ऐसा डिफाइन किया है कि सिर्फ डिसीज होना उसका मतलब हेल्थ नहीं है। तो आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा है उसके हिसाब से हेल्थ का परिणाम माना जाता है। हम लोग बहुत लोग मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, बट बाय पेइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आर यू गोइंग टू इंश्योर गुड हेल्थ? यस, जस्ट बाय पेइंग मनी यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। हमारे मेडिकल साइंस में हिप्पोक्रेटिस करके आया, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लिखा था लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। दैट मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। अभी पैनलिस्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये कुछ अलग चीज नहीं है। जैसा टोमेटो है, टोमेटो से निकाल के लाइकोपिन बना है, बट लाइकोपिन 2 मिलीग्राम खाने के लिए आपको 20 टोमेटो खाने पड़ेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज खाना अच्छा है कि 20 टोमेटो खाने अच्छे हैं? सिमिलरली ग्रेप्स खाने से अच्छा है कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ले लो। सो फूड और फूड न्यूट्रास्यूटिकल से कंपोनेंट लिए जाते हैं और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज के पर्पस। नाउ हेल्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसका रीजन यह है कि आपने सुना रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, आदमी को हार्ट अटैक आता है या पैरालिसिस, स्ट्रोक होता है, वो उम्र की 60 साल में होता है, बट जो प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट होती है वो 20 साल पहले स्टार्ट होती है। सो 40 साल से अपने ब्लड वेसल्स में छोटा छोटा ब्लॉक होते होते ऐसी स्टेज आती है उम्र के 60 साल में कि 80-90% ब्लॉक हो जाता है और आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको रियली हार्ट अटैक 60 साल में प्रिवेंट करना है तो उसके लिए अपने को कहां से काम करना पड़ेगा? 40 साल के बाद से काम करना पड़ेगा। तो जब बोला गया है कि अगर आपको 60 साल की एज में अगर हार्ट अटैक ना हो, उसको प्रिवेंट करना है, तो आपको 40 साल की उम्र में से काम करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि जिसको 40 साल में अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक, तो उसको कितने साल से काम करना होगा? दैट मीन्स 20 ईयर्स से, राइट? यही चीज मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार हमें लगता है कि अभी तो हम जवान हैं, पर इसी टाइम पे हमें काम करने की जरूरत होती है। अदरवाइज 20 साल के बाद, 15 साल के बाद ये चीजें इतनी बड़ी रूप ले लेंगी कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि इस तरीके से क्या हो रहा है, राइट? तो और थोड़ा सा इस वीडियो को आगे देखते हैं। आदमी एजिंग के हिसाब से देखता है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हेल्दी एजिंग और अनहेल्दी एजिंग। आप जब 70 साल से हो गए तो आपको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी रहना है? यस, एब्सोल्युटली राइट। हर एक को हेल्दी रहना है तो अपने को जाना कौन से साइड में? हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग के साइड में जाना है तो इसीलिए अपने को वी हैव टू टेक सम न्यूट्रास्यूटिकल्स। दिस इज इंडिया। जैसे ही एक बार 18 या 20 साल के बाद अपना हाइट हो जाए, उसके बाद आदमी हाइट से तो बढ़ नहीं सकता, तो एक ही चीज से बढ़ सकता है, और एक बहुत ही अच्छा ओबेसिटी पे कोट है, ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। उसका मतलब है कोई एक्सरसाइज ये चीजें भूल गए और ऐसे चीज मामले में न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इसेंशियल माने जा रहे। विटामिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स ये अपने डाइट से हट रहे। राइट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बस एक ही मैसेज देना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करते हैं ना, अभी तो बस 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, बाद में करते हैं ना।
लेकिन आपकी बॉडी उस चीज को पहले ही बनाना स्टार्ट कर देती है। एक रिसर्च में एक बात पता चली कि जब हमारे बॉडी में 80% हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, 80%, 80%, तब तक लोगों को पता भी नहीं चलता है। 80% ब्लॉकेज होने के बाद में पता चलता है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है। एंड जब 80% हो जाता है ना, फिर डॉक्टर बोलता है कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम वेट करें कि डॉक्टर हमें बताए कि हम कुछ नहीं कर सकते, या उससे पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा? तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि जिस एरा में हम लोग हैं, जिस टाइम में हम लोग हैं, वहां पे वक्त बदल गया है। पहले 80 साल 90 साल तक लोगों को ठीक ठाक रह जाते थे, पर अब एज खत्म हो रहा है। 70 ईयर्स की एज एवरेज एज है इंडिया की, और ये हम चाहे तो बदल सकते हैं। देखिए, पहले तो लोग 100-100 साल तक जीते थे ना। तो जब 100-100 साल तक जीते थे, और वो 100 साल से घटते घटते जब यहाँ तक आया है, जब इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो सकता है, तो क्या हमारी कोशिश से हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज नहीं कर सकते क्या? जरूरत है कि जो ये डिक्रीज चल रहा है ना, अब इसको हम अपनी कोशिश से, अपने प्रयास से, अपने नॉलेज से लोगों को अवेयर कर करके हम इसको ऊपर तक लेके जाएं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमें क्यों करना है, वाई, हम क्यों ये इस चीज की बीड़ा उठाएं? वो इसलिए उठाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे पोते भी 80 साल की उम्र तक रहे, 100 साल की उम्र तक रहे, तो इसलिए आप पीड़ा उठाइए। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पीड़ा उठाइए ये चीज। आप, क्योंकि एक टाइम के बाद लोगों के आसपास जो होते हैं ना, उसके अनुसार से बॉडी का इवोल्यूशन होता है। तो अगर हम इस चीज को अभी नहीं बदलते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 से 70 पे आया है, 70 से फिर 50 पे आएगा, 50 से 40 पे आएगा, फिर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी खुद को बदली है, और बहुत सारी चीजें, लाइफ स्टाइल बदली है, हमें जरूरत है कि हम बैक टू अपनी सभ्यता जाएं, बैक टू नेचर जाएं, और नेचर में पहले जैसे हम रहते थे, जैसे खाते थे, जो खाते थे, उस चीज को हम अपनाएं, ताकि हम अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। और वो हम सबको करने की जरूरत है। एक छोटा बच्चा है तो भी उसको करने की जरूरत है, कोई 10 साल का है तो भी उसे करने की जरूरत है, 15, 16, 20, 25 जो भी है, उन सब को अपनी लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत है। और उस चीज के बारे में आज पूरी की पूरी बात करेंगे, और उन सब विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वो 100 से 70 आया है ना, तो हम अपनी कोशिश से 70 से धीरे धीरे ऊपर लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली वक्त लगेगा, समय तो लगेगा ही लगेगा, पर दिक्कत तो तब होगी जब हम कोशिश ही ना करें, राइट? तो चलिए सब मिलके कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और क्या बेसिक नीड है हमें इस चीज को बदलने की। तो मैं एक डेटा के थ्रू बस आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका ने जहां अपने हार्ट डिजीज को डिक्रीज किया है, वहीं पे इंडिया में हार्ट अटैक का जो रेट है उसको इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज हो गया है, और आने वाले टाइम में ये देखा गया है कि और इंक्रीज हो सकता है। तो हमें जरूरत है इस चीज को बदलने की, और इस चीज को बदलने के लिए हमें अलग अलग चीज करना पड़ेगा। और ये बस हार्ट डिजीज के बारे में नहीं है, बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे नंबर्स है, अलग अलग बीमारी है, और अलग अलग बीमारी से लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन कोई भी बीमारी को आप उठाइएगा ना, सभी बीमारी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, और सभी का सभी सॉल्यूशन जो है हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो ये सभी सभी बीमारी, जो भी आप बीमारी देख रहे हैं, इतने करोड़ है, वो करोड़ों में नंबर है। जब इस नंबर को मैं पहली बार देखी थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं तो लाख में सोच रही थी, पर ये तो सीधे करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जिसको बदलने की बात नहीं करते, पर हमें सबसे पहले अपने हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। अभी जैसे कि वीडियो में डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमें लगता है कि रोटी कपड़ा मकान ये हमारी नीड है, और सबसे चौथे पे हम अपने हेल्थ को लेके चलते हैं। पर जब बीमार होते हैं ना, तब समझ में आता है कि रोटी कपड़ा मकान कुछ भी मायने नहीं रखता जब हेल्थ खराब हो तो। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इंडियंस को समझ में तब आती है जब डॉक्टर बताता है, जब आम आदमी बताता है, या कोई रिसर्च बता रहा होता है, या कोई अपना आदमी बता रहा होता है, तो हमें समझ में नहीं आता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में, और इसी कारण हम इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं, कि हमें लगता है कि हेल्थ तो बाद में देख लेंगे, हेल्थ तो बाद में ठीक कर लेंगे, चलो पहले पैसे कमा लेते हैं, चलो पहले काम कर लेते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पहले ये काम खत्म कर लेते हैं, और इसी कारण से फिर कभी मौका ही नहीं मिलता। तो हमें जरूरत है इन सभी डिजीज को कम करने की, और धीरे धीरे नंबर्स कम किया जा सकता है, और वो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में फिर बात करेंगे। ये हो गया था आपका फिजिकल लेवल पे जो दिक्कतें हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में फिजिकल लेवल पे जो दिक्कत है, उससे कई गुना ज्यादा दिक्कत मेंटल लेवल पे है।
लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको सामने से दिखेगा कि वो बहुत नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं है। एक डेटा बताता है कि 74% इंडियंस जो है उसको स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, और 88% है जो को एंजाइटी है। अब सोचिए कितने बड़े नंबर है, यानी कि आपके आसपास 100 लोग हैं, उसमें से 74 लोग हैं जिनको कि स्ट्रेस है अभी। आज बहुत इजी वर्ड बन गया है, बहुत सारे लोग अरे स्ट्रेस में हूँ यार, अभी बात नहीं कर सकता, अभी हेडेक है यार, अभी बात नहीं कर सकता, अभी गुस्से में हूँ। लोग नॉर्मलाइज कर दिए हैं इस चीज को, लेकिन हमें इस चीज से निकलने की जरूरत है। और ये दोनों एक्सट्रीम पे है, मतलब कि एक आदमी होता है जो कि समझता ही नहीं कि स्ट्रेस कोई दिक्कत है, और एक आदमी होता है जो उसके बारे में बात भी नहीं करता और वो छुपा के रखता है और उसको अलग लेवल पे लेके चला जाता है। ये दोनों एक्सट्रीम जो एंड है ना, वो बहुत खतरनाक है। यानी कि स्ट्रेस को एक बीमारी समझना ये भी खतरनाक है, और स्ट्रेस को एक बीमारी नहीं समझना ये भी खतरनाक है। ये पूरा मैं बहुत अच्छे से खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोलती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, और उन सभी लोगों से बहुत सारी चीजों को देखने के बाद मैं इस चीज पे बोल सकती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है दोनों एक्सट्रीम में रहना, आपको बीच में रहना पड़ेगा। यानी कि आप स्ट्रेस को ज्यादा खतरनाक भी मत मानिए और ज्यादा इजिली भी मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा इजिली लेंगे तो हो सकता है वो अलग स्टेज में चला जाए, अलग जगह पे चला जाए, और अगर हम बहुत हल्के में ले लिए तो फिर हम उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों चीजों को हमें समझना है, यानी कि स्ट्रेस कोई बीमारी भी नहीं समझनी है, और स्ट्रेस को बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, बीच में। जैसे लोगों को फीवर होता है ना, जस्ट ट्रीट लाइक ए फीवर। फीवर होता है जब हमारा बॉडी गर्म हो जाता है, स्ट्रेस होता है जब हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। सिंपल, मैं ऐसे ही समझती हूँ, मैं चीजों को ऐसे ही लिखती हूँ। जैसे फीवर को ठीक करने के लिए चीजें हैं, अलग मेडिसिन है या कुछ चीजें हैं, हम सर पे कपड़ा डालते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, सेम वैसे ही है। अगर आपका स्ट्रेस हो रहा है, दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटी अंदर चल रही है, आपके बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसको ठीक करने के लिए आप किसी से बात कीजिए। हो सकता है कभी कभी आपको अपने दोस्त से बात करके भी चल जाएगा, और कभी कभी आपको प्रोफेशनल से भी बात करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके टू कंसल्ट एनी प्रोफेशनल, इट्स कंप्लीटली ओके। जैसे फीवर होता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसी तरीके से जब हमारे मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चीजें होती है जो हम अपने लोगों को भी शेयर नहीं कर सकते, तो जस्ट कंसल्ट ए प्रोफेशनल ना, आराम से, और इसको इजिली लेना है। तो आज के टाइम पे जो डेथ है वो इस के कारण से भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस अगर किसी को है तो वहां से धीरे 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 वो मेंटल हेल्थ का इशू बनेगा, फिर उससे बहुत सारी चीजें होंगी, उसके कारण लोगों को खाने का मन नहीं करेगा, या खाएगा तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पच रहा है तो अलग अलग चीजें हो रही हैं, उसका बीपी बढ़ रहा है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, या बहुत सारी और चीजें हो रही है, और ब्लड शुगर बढ़ते 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 वो कब हार्ट अटैक का रूप ले लेगा पता नहीं। तो ये सब अलग अलग कारण है जिस कारण से लोगों की डेथ हो रही है। फिजिकल डिजीज एक अपना कारण है, और मेंटल डिजीज एक अपना कारण है, या मेंटल हेल्थ एक अपना कारण है, और हमें सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है, और हमें इस पे बात करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस पे बात करें। अगर आपके आसपास कोई है जो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम में दोनों में बोल रही हूँ, कि अगर कोई एक्सट्रीम दुखी रह रहा है तो उसको भी आपको देखने की जरूरत है, और कोई एक्सट्रीम बहुत खुश रह रहा है नॉर्मल से, तो उसको भी देखने की जरूरत है। ये उनका बिहेवियर चेंज आपको बताता है, आपको दर्शाता है कि उनसे बात करने की जरूरत है, और हमें ये करने की जरूरत है। आज के टाइम पे इंडिया में स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, वो एकदम स्ट्रेस में रहता है। एक 12 साल 13 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, एक 18 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, तो उनसे बात करने की जरूरत है, और ये सभी चीजें हमें ठीक करने की जरूरत है। तो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन बात ये है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। हाँ, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, लोगों का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस प्रॉब्लम है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन की बात कौन करेगा? और मुझे लगता है कि ये दोनों पे बात करने की जरूरत है। और मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं प्रॉब्लम तो दिखाती ही दिखाती हूँ, पर उसके साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सॉल्यूशन हम आपके पास रख पाए, कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो थोड़ा सा आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करे, जो आपकी हेल्थ को बेहतर करे, और आपको इन सभी प्रॉब्लम में सब कुछ को ठीक करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में भी, जो उनको उठते हैं और फट से उनको भागना होता है ऑफिस, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपना
सुबह उठे जल्दी जल्दी में, ना ठीक से ब्रश कर रहे हैं, ना ठीक से रेडी हो रहे हैं, ना ठीक से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर टाइम पे लोग नहाना नहीं भूलते, लोग रेडी होना नहीं भूलते, लोग अपने परफ्यूम को लेना नहीं भूलते, परफ्यूम डालना नहीं भूलते, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट करना। और जब वो ब्रेकफास्ट स्किप करके भागते हैं तो मार्केट में जो भी मिलता है, सुबह सुबह आपका पेट जस्ट खाली है, जस्ट वहां पे उनको एक अच्छा अच्छा चीज चाहिए, बट हम वहां पे उसको बहुत सारे फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह दे देते हैं। और वो जंक फूड हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी में ठीक से नहीं पचने के कारण या बॉडी में स्टोर होने के कारण वो अलग रूप देता है, और वो हमारा खाना खाना नहीं रह जाता, वो खाना जहर का रूप ले लेता है। और वो जहर कब कब स्टोर होके हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लिया या अलग अलग गलत फैट बना दिया, हमें खुद पता नहीं चलता, और वो धीरे 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 अलग अलग डिजीज का नाम ले लेता है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हुई? गलती भी हमारी लाइफ स्टाइल के कारण। हमने ब्रेकफास्ट सही से नहीं लिया, हमें ब्रेकफास्ट एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए था, पर हमने नहीं लिया। तो और आगे चलते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में क्या होता है, नॉर्मली अभी सब लोग बैठ के काम करते हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पर हम खाना तो खा रहे हैं। और जब हम खाना खा रहे हैं, सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया, हो सकता है वो जंक फूड हो, या हो सकता है वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाया, फिर दोपहर में थोड़ी सी और भूख लगी या शाम में भूख लगी, तो फिर हमने खा लिया, फिर रात को खा लिया। हमने खाना का डोजेस ठीक 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 ही गया, कई बार हम रात को हैवी डोज ले रहे हैं और जाके सो जा रहे हैं। उस खाने को तो आपने ले लिया बॉडी में, पर पचाने के लिए आपने क्या किया? नो एक्टिविटी, नो फिजिकल एक्टिविटी। तो आपका तो कैलोरी बर्न ही नहीं हुआ, आपका खाना ठीक से पचा ही नहीं। और जब खाना नहीं पचता है बॉडी में, तो खाना सड़ता है हमारी बॉडी में। और जब वो सड़ता है तो वो बहुत गंदा केमिकल बनाता है, और बहुत ऐसे हानिकारक चीजें निकालता है, जो धीरे धीरे स्टोर होकर बॉडी को अलग रूप में लेके जाती है। तो हमें इन सब चीजों को सोचना होगा। अब बहुत सारे लोगों को जब मैं ये बात बोलती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि तो हम क्या करें, काम करना छोड़ दें? तो हम क्या करें, हमें दौड़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें रनिंग का टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा खुद काम ऑफिस का होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे अपना ड्रिंकिंग वाटर लेना होता है, मैं अपना बॉटल जब भरने जाती हूँ, मैं अपने फ्लोर पे नहीं जाती, मैं एक फ्लोर चढ़ के जाती हूँ। तो क्या होता है, कम से कम 20-30 सीढ़ी चढ़ना, ऊपर नीचे उतरना हो जाता है। तो ये बस पानी लेने के बहाने मैंने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर ली। जब भी मेरे पास फोन आता है, तो मैंने एक रूल बना कर रखा है कि जब भी मेरे पास फोन आएगा, तो मैं बैठ के कभी बात नहीं करूंगी, फट से उठी, टहलते टहलते बात किया। और ऐसे करके एक नेटवर्कर के लाइफ में बहुत टाइम तो फोन पे जाता है भैया। आप फोन को कभी भी बैठ के मत करो ना, आप टहल के करो। उससे ही आपको लगेगा कि 1-2 घंटे की वॉक तो आपने ऐसे ही कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। तो आप वहां पे वॉक कर सकते हैं, आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपको फोन पे बात करनी है, अप डाउन करते हुए बात कर लीजिए, मैं कई बार करती हूँ। तो ये छोटे छोटे जो आदतें हैं ना, वो आपको अलग लेवल पे लेके जाएगी। कई बार लोग पानी कम पीते हैं, और ये सारी एक्टिविटी आपको एक डिजीज की ओर लेके जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इग्नोर करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी तुरंत तो रिएक्ट नहीं करती। लोग बोलते हैं कि अरे मेरी बॉडी को कुछ थोड़ी हुआ है, क्यों इतना कुछ सोचना है, क्यों इतना कुछ करना है। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ, और वो एग्जाम्पल थोड़ा खराब है, बट स्टिल मैं उसको देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि आपको लोगों को समझाने के लिए गलत तरीका भी अपनाना पड़ता है, या गलत एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। पर कभी कभी देना पड़ता है, तो ठीक है। मैं उनसे बोलती हूँ, कभी आपने देखा है किसी को जो शराब पीता है या गुटखा खाता है, वो शराब पिया और गुटखा खाया, और अगले दिन ही खून की उल्टी कर दिया, और बोला उसका बॉडी रिएक्ट कर गया, उसको बहुत खराब बीमारी हो रही है? ऐसा थोड़ी होता है, टाइम लगता है, राइट? तो अगर कुछ हम खराब चीज ले रहे हैं, शराब गुटखा या एनीथिंग जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसमें वक्त लगता है, पर वो आपको भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है, राइट? तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि हमारे बॉडी में अंदर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बस आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। इस चीज को हम जितनी जल्दी समझेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब ये बात हुई कि हमारी लाइफ स्टाइल की, कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ठीक रखें। और हेल्थ में दोनों हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ भी और अपना मेंटल हेल्थ भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। कुछ चीजें में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट नो कि मुझे एग्जाम्पल यहाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट मैं फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। और इस एग्जाम्पल को मैं बहुत गहराई से लेती हूँ, और इस एग्जाम्पल को देने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में मैं आपको दूं। एक मैं किताब पढ़ रही थी, और उस किताब में एक बहुत अच्छी स्टोरी थी।
और उस स्टोरी में ये था कि एक गांव था, एक गांव में एक फीमेल थी, और वो जो फीमेल थी उस फीमेल का अचानक से कुछ होता है, उसका डेथ हो जाता है। और जब अचानक से डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद जब वो ऊपर जाती है अपने ईश्वर के पास, हम लोग जो भी बोलते हैं उसको ईश्वर, अल्लाह, जो भी बोलते हैं, तो वहां पे ऊपर में गई, और ऊपर में गई तो वो बोली कि मेरा तो अचानक से डेथ हो गया है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप मुझे अभी मत यहाँ पे रखिए, आप मुझे भेज दीजिए, मैं कुछ टाइम का वक्त दीजिए ताकि मैं सब कुछ ठीक करके वापस आ सकूं, सेटल करके आ सकूं। तो भगवान बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर बताओ तुम कौन हो। तो उसने पूछा तुम हो कौन। तो उन्होंने बोला कि मैं फलाने की वाइफ हूँ, फलाने की बीबी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, मैं ये पूछा कि तुम कौन हो। तो वो फिर सोच में पड़ गई। वो बोले कि मैं फलाने की माँ हूँ। तो उनके दो बच्चे थे, उन्होंने बोला कि मैं फलाने की माँ हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं पूछा कि तुम किसकी मदर हो, मैं ये पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने फिर उसने बोला कि मैं टीचर हूँ। वो टीचर थी, तो उन्होंने बोला कि मैं उस स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं पूछा कि तुम क्या काम करती हो, राइट, मैं पूछा कि तुम कौन हो। फिर वो महिला सोच में पड़ गई कि यार सच में मैं हूँ कौन, मैं इंट्रोड्यूस कैसे कर रही हूँ खुद को, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, या मैं क्या काम करती हूँ, या मैं कहाँ रहती हूँ, मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये सवाल सोचने वाली बात है। आप खुद से सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, या आपको खुद आपका भगवान आपसे पूछा कि आप कौन है, क्या आंसर देंगे। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, तो आप में से कोई भी मुझसे मत पूछिएगा ये। मैं खुद सर्च कर रही हूँ कि कोई अगर ऐसे पूछे तो हम क्या आंसर देंगे। आप खुद से सोचिए कि आप क्या आंसर देंगे। और ये मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये खुद से पूछिए कि आप क्या आंसर देंगे, कि आप कौन हैं। आप किसी के पिता हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बेटे हैं, या आप कुछ काम करते हैं, आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक दुकानदार हैं, कुछ भी हैं। ये सब को छोड़ के, वो सब तो आपका काम है, ये सारी चीजें हैं, आप हो हैं कौन। और बहुत सारे लोगों के पास इसका आंसर नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी मेरे लिए भी डिफिकल्ट है अभी इसका क्वेश्चन का आंसर देना कि मैं कौन हूँ। एंड ये चीजें कैसे आपको पता चलेगी, इसको कहते हैं पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपका क्या पर्पस है, वही आपकी लाइफ, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे वो बोले कि मैं टीचर हूँ, तो बेसिकली उनका काम है, वो उनका आइडेंटिटी बन जा गया, राइट। तो आप क्या क्या करते हो, क्या क्या आपका पर्पस है, वही आपकी आइडेंटिटी है। और उसको आप सोचिए कि आप क्या कहलाना चाहते हो खुद को, आपका पर्पस क्या है। आज से 5 साल 10 साल के बाद लोग क्या कहेंगे आपको, एक अनहेल्दी आदमी या एक हेल्दी आदमी, एक साइनिंग पर्सनालिटी या एक डल पर्सनालिटी, एक सक्सेसफुल पर्सन या अनसक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल हस्बैंड या अनसक्सेसफुल हस्बैंड, एक सक्सेसफुल डॉटर या सन या फादर, कुछ भी ऐसे सोचिए कि क्या करेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारा मेंटल जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है या स्ट्रेस होता है, वो रिलेटेड होता है हमारे पर्पस ऑफ लाइफ से। अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर होता है, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग, बहुत हंसते हुए चार्मिंग हो सकते हो। कई बार लोगों का जो लाइफ डिफिकल्ट होता है, आप किसी को देखिएगा तो आप उनसे पूछिएगा, तो उनका एक्चुअली पर्पस ऑफ जो उनका लाइफ है वो उनको क्लियर नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज हैं। और जब कंफ्यूज हैं तो उनको पता ही नहीं है कि ये काम मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और वो चीजें उनको अंदर ही अंदर उलझा के रखी है, और वो अंदर ही अंदर उसको स्ट्रेस हेडेक लेके क्रिएट कर रही है। वो कोई भी काम कर रहे हैं, उसको लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, व्हाई। और उसका जब उसको आंसर नहीं मिलता तो उसको ये स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह सब होता है, और वो एक अलग मेंटल हेल्थ का इश्यू बन सकता है। तो मुझे पर्सनली, मैं जितना कुछ समझी हूँ, जितना कुछ जानी हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है किसी का मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं, उसमें से एक कारण ये होता है कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और वो पर्पस ऑफ लाइफ जब कोई जान लेता है ना, तो बहुत हैप्पीली वो जिंदा रह सकता है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस प्लानेट पे। और इस पे एक बुक है इकिगाई, वो जापानीज टेक्निक है, और उसका मतलब यही होता है कि वो जिसको पर्पस पता है वो लाइफ ज्यादा अच्छा जी पाता है।
तो इसलिए जापानीज लोग जो है वो ज्यादा अच्छा जिंदा रहते हैं, उसमें से एक कारण ये भी है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। तो अपने पर्पस को आप ढूंढिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, कुछ भी हो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा चलिए फिरिए। इंसान हैं हम लोग, अगर हमें बैठ के ही रहना होता तो भगवान हमें पैर बना देता, एक जगह पूरा स्टिक कर देता। भगवान ने हमें पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, तो चलने फिरने के लिए दिए हैं, कुछ पर्पस है। तो टहलिए, चीजों को ठीक कीजिए। अब लेकिन दिक्कत क्या होता है पता है? दिक्कत होता है जब हम किसी फीमेल को ये बात बोलते हैं, खासकर वो जो बहुत ज्यादा काम करती है ना, तो वो बोलती है कि अरे ठीक है, ये तो मेरा आराम का, ये तो मेरा मतलब, ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हम तो बहुत काम करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो मैं बोलती हूँ वो भी ठीक नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, कुछ भी आपका जो हेल्थ है उस हेल्थ में एक्सट्रीम पे मत रहिए कभी भी। ज्यादा काम करना या ज्यादा खुद को थका देना, ज्यादा अपनी कैलोरी बर्न करना और उतना इंटेक नहीं करना, वो भी एक हेल्थ इशू बन सकता है। और ज्यादा इंटेक करना मतलब खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे और कुछ निकाल नहीं रहे, कैलोरी बर्न नहीं कर रहा, तो वो भी एक एक्सट्रीम केस है। और ये दोनों दोनों अनहेल्दी है। मतलब कि आप और ज्यादा खा रहे हैं और उतना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, ये भी अनहेल्दी है। और आप खा कम रहे हैं और ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ये भी अनहेल्दी है। बीच का माध्यम आप चूज कीजिए। कई बार कई हाउस वाइफ बोलती है कि मैं तो बहुत काम करती हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन काम करने से ज्यादा वहां पे आपका इंटेक भी होता है, रेस्ट भी होता है। एक बार ना एक आर्टिकल में पढ़ रही थी मैं कि बहुत सारे लोग जिम तो जाते हैं, पर जिम जाने के बाद उनको जो हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए वो हेल्थ बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो जब इसका सर्वे हुआ और देखा गया कि लोग जिम जा रहे हैं और डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सर्वे में जो रिपोर्ट आया, ज्यादातर लोगों से पूछ के देखा गया, डॉक्टर से पूछा गया, तो उनको पता चला कि जिम कर तो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, पर जिस मसल में आप बर्न कर रहे हैं, जिस मसल को आप यूज में ले रहे हैं, उस मसल को रेस्ट देना भी एक पार्ट है आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी का। और वो कर तो रहे थे पर वो रेस्ट नहीं दे पा रहे थे, तो उससे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मतलब कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है, रेस्ट भी एक टाइप ऑफ आपका एक्सरसाइज है, और वो अगर आप नहीं देंगे तो भी आपका डिफिकल्टी हो सकता है हेल्थ में। इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। और एक दिन मैं एक मीटिंग सुन रही थी, उसमें सर बोल रहे थे कि जिंदगी में 3 ही सुख बहुत ज्यादा है। पहला सुख ये है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। दूसरा सुख अच्छा है कि आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए। और तीसरा सुख ये है कि आपका खाना जो है वो अच्छे से पचना चाहिए, आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। मतलब आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, मतलब आप खा पाए। कैसा हो कि आप खा ही नहीं पाए तो फिर नहीं हो पाएगा ना। दूसरी चीज, आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए ताकि आप सो सके अच्छे से। कई बार लोग सो नहीं पाते हैं ठीक से, उनके माइंड में कुछ चलता रहता है, वो साउंड स्लीप नहीं हो पा रहा है, अच्छी नींद नहीं आ रही। और तीसरा चीज, उनका पेट भी साफ होना चाहिए। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो आप अनहेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और ये सब चीजें हमें ठीक करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन में ये छोटी छोटी चीजें थी। अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, कैलोरी बर्न कीजिए, वाटर इंटेक ठीक लीजिए। लेकिन इन सबके साथ में आपकी बॉडी को एक और जरूरत है, वो है कि आपकी बॉडी में आप जो ले रहे हैं चीजों को, और अच्छे से चीजों को और अच्छे से चीज ठीक करें, उसके लिए आप हमारा एक प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल ले सकते हैं। अब ये गामा ओरिजिनल क्या है? तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है इन सभी चीजों में। गामा ओरिजिनल बेसिकली बोला जाए तो हम सिंपल भाषा में जो सबको समझाते हैं वो समझाते हैं कि जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस की ऊपर वाली परत से एक मटेरियल निकलता है जिसको हम लोग गामा ओरिजिनल बोलते हैं। और उस गामा ओरिजिनल को पाउडर के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट में अवेलेबल है। और इंडिया में हमारी कंपनी पहली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को लेके आई है, जो हमारे पास हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल के नाम से है। और ये सारे फंक्शन में ये आपको हेल्प करती है। मतलब कि आपने बॉडी को खाना दिया, एक प्रॉपर अच्छा डाइट दीजिए, पर साथ में आप इनको एक न्यूट्रास्यूटिकल दीजिए, आप इनको एक सप्लीमेंट दीजिए, आप उसको वो चीजें दीजिए ताकि वो हेल्प करे अपनी बॉडी को ठीक से सब कुछ रखने में, खाना पचाने में हेल्प करे, आपके ब्रेन को स्थिर रखने में, आपको सब कुछ अच्छे से करने में, स्ट्रेस को रिलीज करने में आपको वो हेल्प करे, आपका स्किन को हेल्पफुल रखे, और आपकी होल बॉडी का फंक्शन जो है अच्छे से होता रहे। इन सभी चीजों के लिए गामा ओरिजिनल आपको बहुत बहुत हेल्प करता है। सबसे बड़ी चीज जो मैं इसको समझाने के लिए यूज करती हूँ, वो चीज करती हूँ कि आपके पेट को बहुत अच्छा रखता है, आपका खाना अच्छा से पचता है, आपका बहुत अच्छे से सब कुछ होता है जब आपका पेट
ही अच्छा रहेगा तो आपकी होल बॉडी का फंक्शन अच्छा रहेगा। बोला जाता है कि जिसका पेट ठीक उसका सब कुछ ठीक। तो ये आपका गामार्जिनल उस चीज में आपको हेल्प करता है। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई है, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी हुई है, बहुत सारे डेटा है हुआ है। डेटा के बेस पे ये सारे के सारे फंक्शन होता है, और ये भी डेटा में बताया गया है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में, हमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करता है। और एक साइंटिफिक स्टडी तो ये भी बताता है कि ये आपको जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब सोचिए जिन जिन कारण के बारे में हम लोगों ने बात की, हमने हार्ट डिजीज की बात करी, तो हार्ट डिजीज का जो मेन कारण कहीं ना कहीं देखा जाता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको थोड़ा बढ़ाता है और जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। दैट मीन्स ये अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक होगा तो आपको हार्ट से संबंधित चीजें नहीं होंगी, ये सब चीजों में आपको मदद करेगा। इसके साथ में हमारा जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करेगा। इसके साथ में जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसको बढ़ने नहीं देगा, या दोनों चीज बोल सकते हैं, जिसको हाइपो होता है हाइपर होता है, दोनों की बात करते हैं। हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, हमारी स्किन अच्छा रहेगी, हमारी लीवर अच्छी रहेगी, हमारी किडनी अच्छी रहेगी, हमारा न्यूरो सिस्टम अच्छा रहेगा। जिसको ओबेसिटी है, दैट मीन्स जिसको मोटापा है, मोटापा को कम करने में भी हेल्पफुल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्पफुल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, बीपी वगैरह, अब सोचिए सब कुछ में हेल्पफुल है। जो मैं डेटा आपको दिखा रही थी ना कि इन 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 कारण से हमारे इंडिया में डेथ ज्यादा हो रही है, उन सभी कारण को यहाँ पे कवर्ड ऑलमोस्ट कर दिया गया है। तो ये एक इसी को बोला जाता है एक मिरेकल प्रोडक्ट, एक चमत्कारिक प्रोडक्ट, कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा चीज जो कि एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। साथ ही साथ जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट में अवेलेबल तो है, पर जब इसके बारे में बात करते तो लोगों को लगता है यार इतने महंगे प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट और इतने सारे काम, रामबाण जैसा है ये। तो जैसे ही हम किसी को बताते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये फंक्शन है, यानी कि ये फिजिकल हेल्थ में भी अच्छा करता है बॉडी को, हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम कैसे माने, तो दो तरीका है आपको मानने का। यहाँ पे पहला होता है खुद इस्तेमाल करके, आप खुद यूज कीजिए, धीरे धीरे जब आप 3 महीने 6 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे एनर्जेटिक, आपकी स्किन, आपका पेट, आपका पूरा होल फंक्शन आपको बताने लगेगा कि आपका ये अच्छा आपको हेल्पफुल हुआ है। और ये प्रोडक्ट चमत्कारिक प्रोडक्ट है, मिरेकल प्रोडक्ट है। दूसरा कारण एक ये भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी जिनको जिनको हेल्प मिला है इसके बारे में, जिसको जिसको फायदा हुआ है, वो सारे का टेस्टिमोनियल अवेलेबल है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे बीपी हो, चाहे पेट का प्रॉब्लम हो, चाहे पैरालिसिस वाला हो। कई बार तो कैंसर के भी पेशेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है और उसकी भी टेस्टिमोनियल अवेलेबल है। मोटापा में, थायराइड में, सब कुछ का टेस्टिमोनियल अवेलेबल है। एक एक करके सारा वीडियो आप देख सकते हैं और आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर उन सभी लोगों को फायदा होता है तो हमारा बॉडी है, आपको भी फायदा होगा। तो ये दो चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको लगेगा कि यार महंगे रूप में अवेलेबल है, पर मैं कहती हूँ ना, स्टोर वेस्ट आरसीएम इज बेस्ट। तो आरसीएम ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। आरसीएम आपके पास ये प्रोडक्ट ओनली 450 रुपीज का लेके आया है, और ये 450 रुपीज का आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है, और इस प्रोडक्ट से आपको इतने सारे फायदे होंगे। अब बात होती है कि कौन किसको किसको लेना चाहिए, तो 18 साल की उम्र से ज्यादा बच्चे जो भी हैं वो सबको लेना चाहिए। जिसकी भी एज 18 साल से ज्यादा है सभी को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आज आप स्वस्थ हैं, इसलिए कि आप 60 साल 70 साल की उम्र में भी हेल्दी रहें, इसलिए इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड, कभी भी स्ट्रेस, कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए। और ये 15 रुपया पर डे अगर अपने ऊपर हम खर्च करते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट देता है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है, हमारा जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अगर हम अच्छे रहें, तो कहते हैं ना, अभी हेल्थ की डिफिनेशन बताई गई थी कि हेल्थ का मतलब बस ये नहीं होता कि डिजीज नहीं है, दिस इज नॉट ए हेल्दी लाइफ। डिजीज नहीं होना एक पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ है, पर वो ही पूरा हेल्दी लाइफ नहीं है। हेल्दी लाइफ के लिए आपको फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली, तीनों तरीके से अगर आप हेल्दी हैं तभी आप हेल्दी हैं। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको स्वस्थ करता है। जब आप फिजिकली फिट है, मेंटली ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सोशली आप बहुत ठीक होंगे जाएंगे, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको फिजिकली, मेंटली और
और सोशली तीनों तरीके से ठीक होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है, यानी कि ये इक्वल टू फूड है। और ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा भारत सरकार का एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर बोल रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मिलके जब ये रिसर्च किया, देन हमारा जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इसको पूरा घोषित कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा इक्वल टू फूड है। वही क्यों? क्योंकि ये चावल के ऊपर की परत से आया है, सिंपल सी बात है। जैसे ये चावल के ऊपर की परत से आया है, न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट हो गया, दैट मीन्स कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी आदमी 18 साल से ऊपर की एज का इसको आप ले सकते हैं। और ये आरसे में जैसे ही अवेलेबल है तो 450 के साथ में पीवी मिल जाता है, और पीवी जैसे मिलता है नेटवर्क का फायदा मिलता है, और नेटवर्क के साथ में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, आप सभी को पता है, पर स्टिल मैं रिपीट करना चाहूंगी कि आपको हम हर एक दिन 2 कैप्सूल लेने हैं। एक कैप्सूल आप नाश्ते के टाइम में या खाने के टाइम पे ले सकते हैं, लंच के टाइम पे। आप खाने से जस्ट पहले पानी के साथ लेना है, और एक दूसरा कैप्सूल जो है रात को खाने से पहले एक कैप्सूल ले लेना है। और आपको इसको पार्ट ऑफ अपना फूड बनाना है। इसको आप आराम से, क्योंकि न्यूट्रोसिटिकल है, फूड है, दैट मीन्स आपको इसको पार्ट ऑफ फूड बनाइए। गामा ओरिजिनल सेल बी पार्ट ऑफ योर डाइट। आपके खाना जो है, खाना का आपको उसी तरीके से लेना है, आपको खाना समझ के ही करना है कि आपका पार्ट ऑफ योर डाइट है। और आप सभी को इन सभी चीजों से मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हर एक किसी को हेल्दी रहना है। हर किसी को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड सोशली अगर हेल्दी रहना है तो उसमें ये हेल्प करता है गामा ओरिजिनल। इसलिए बोलते हैं गामा ओरिजिनल द नीड ऑफ एवरी इंडियन। और हम हर एक इंडियन के पास इस प्रोडक्ट को हमें लेके जाना चाहिए। समझाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई साइंटिफिक बातों से समझेगा, कोई इमोशनल बात से समझेगा, कोई इसके रिजल्ट को देख के समझेगा, और कोई इसके जो फंक्शन है उसको देख के समझेगा। पर हमारा जरूरत है कि हम लोगों के पास जाए, उनको समझाएं। ये जब हैबिट में आ जाएगा हर एक सोसाइटी के, हर एक लोगों के, और लोग जब हेल्दी होना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे 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 हमारी एवरेज इंडियन की एज बढ़ने लगेगी। और जब एवरेज इंडियन की एज बढ़ेगी तो अपनी एज अपने आप बढ़ेगी, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन की एज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और अलग अलग लेवल पे इस चीजों को लेके जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छे से पूरी डिटेल में जानकारी दी। आशा करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है मीटिंग, अपने गामा ओरिजिनल के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। तो नेक्स्ट मैं चलती हूँ, जिनको भी कोई सवाल है गामा ओरिजिनल के ऊपर तो वो मैम से पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए। वेलकम मैम, सपना बापना मैम। थैंक यू सो मच मैम। सीमा मैम थैंक यू सो मच। जय आरसी है मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, और मेरा गामा ओरिजिनल मेरा ही है, और आपका भी बन चुका है। थैंक यू सो मच मधु मैम, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मधु मैम को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि हमने जब मैम से टाइम मांगा, मैम ने बिल्कुल भी टाइम टेबल भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैम आपको जब टाइम चाहिए आप ले सकते हो। उसके लिए तहे दिल से मैम थैंक यू सो मच। और जैसे आज मैम ने कुछ टॉपिक बताया तो मैं इसमें नोट भी करते हुए जा रही थी। तो मैम का एक बहुत बढ़िया जो टॉपिक लगा मुझे, लाइफ ऑफ पर्पस, कि लाइफ का आपका पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हो, और आप इस दुनिया से क्या करके जा रहे हो कि लोग आपको याद रखे, या फिर आप उस खुदा, उस भगवान, वो ईश्वर अल्लाह के पास जा रहे हो, तो उनको जाने के बाद आप किस मुंह से जाओगे? यही सड़ा गला हुआ मुंह लेके जाने वाले हो, या फिर कुछ नाम कमा के जाने वाले हो कि हाँ भैया हम हमारे धरती पे कुछ करके आए हैं? तो वो समय, वो टाइम, वो वक्त आ चुका है कि आप अपनी दुनिया में, इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ करके जाए। और ये मैम ने जो लाइफ ऑफ पर्पस बताया है, ये थोड़ा मुझे भी हिल गई हूँ मैं अंदर से कि सही बात है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, कि हम आए, खा रहे, निकाल रहे और चले जाएंगे। इसके अलावा हमारी हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, कि उद्देश्य क्या रह गया है? तो ये टॉपिक मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और बहुत सीरियस होके मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया। और जैसे हम महिला है, और जैसे ये मीटिंग हम स्पेशल महिलाओं के लिए रखते हैं, और यहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं और मेरे भाई बंधु भी है।
तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि एक जो समय आता है कि हक बताती है, तो उनके लिए भी हमें कुछ दोस्त बंधु जो भी आप समझे मुझे, उस रिश्ते से मैं आप सभी को कह रही हूँ कि आप अपने घर की महिलाओं को, उनको ऐसे स्टेज पे लेके आओ कि वो अपना नाम कमा पाए। और आरसीएम एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे वो अपना नाम, अपनी पहचान, अपना सब कुछ, अपना सपना तक पूरा कर सकती है। तो वो स्टेज है, वो आप जरूर उनको लेके आए। और हेल्थ एंड मेंटल इशू की जो मैम ने टॉपिक पे बात करी, वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि कई जो दो मैडम ने मुद्दे बताए थे कि ज्यादा हंसना, नेटवर्क इशू होता है बीच बीच में, तो क्या हो रहा है? अल- आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस मैम। जी आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच। जैसे मैम ने एक और टॉपिक बताया कि हम हेल्थ और मेंटल इशू की जो बात कर रहे थे कि ज्यादा हंसता हुआ व्यक्ति और ज्यादा टेंशन वाला व्यक्ति, दोनों में काफी अंतर होता है, बट वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इशू से गुजरते हैं। तो अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का मेंटल इशू है, तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। और उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी पर्पस, जैसे आपके घर के कोई सदस्य हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, कोई बिजनेस पार्टनर हो गए, या कोई अच्छे लोग हो गए जिससे आप अपनी बात, अपनी दिल की बात रख के उस मेंटल इशू को कम कर सकते हैं। और जैसे मेंटल इशू की बात कही थी, एक बुक पढ़ रही हूँ मैं जिसपे मेंटल इशू के ऊपर पूरी बातें लिखी है। तो उसपे बताया गया था कि मेंटल इशू एक ऐसा इशू है जो दिखता नहीं है, जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, बट किसी के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मेंटल इशू कम हो जाए। तो उस ये जो मेंटल इशू के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ 5 मिनट लेना चाहूंगी कि सिर्फ मेंटल इशू पे ही अगर हमने काम कर लिया, तो हमारी 90% जो हमारे अंदर बॉडी में डिसीज बन रही है, बीमारियां बन रही है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 90% तो सॉल्व करने से रहे, बट हम सप्लीमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो साथी नहीं है, वो सदस्य नहीं है, वो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जल्दी से कि हम किसी को अपने बारे में बताएं या अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, वो उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि आज के टाइम में लोग हंसी ज्यादा उड़ाते हैं। ये चीज मैंने देखा है कि अगर आप आपके परिवार या आपके फ्रेंड सर्कल या आप किसी के साथ जाके अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो उस समय सुन लेगा या फिर हाँ समझ लेगा कि हाँ भाई तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर बाद में जाके वो उस बात को लोगों तक बताएगा, यार उसके साथ तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो जहां तक है आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करें। अगर ऐसा लगता है कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप उनको बताएं और आप उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। और गामा और रिजनोल का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मधु जी मैम, आपका मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, क्योंकि ये टॉपिक हम सभी को लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये टॉपिक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आज तक कमी थी। हमारे आरसीए में इस चीज की कमी थी, क्योंकि रामबाण इलाज जैसे कहते हैं ना कि हर बीमारी का एक दवा, वो आप हमारे पास आ चुका है। तो आपके पास भी वो सप्लीमेंट आ चुका है। तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मधु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे बीच आए और इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन रखा। और सभी सदस्यों से कहना चाहूंगी कि आपको मार्च मंथ की बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना बिजनेस क्लोजिंग काफी अच्छे से किया, और आपकी स्माइल, आपकी खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। मैम ने जैसे आते से कहा कि खुशी, तो मेरी खुशी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ। मेरा मार्च मंथ का क्लोजिंग बहुत शानदार धमाकेदार से हुआ है। हमारा अभी टारगेट स्टार रूबी का है, तो वो टाइम जल्द आएगा कि हम हमारा स्टार रूबी से उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मधु मैम। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू मैम। रीता बेन मकवाना मैम हैंड रेज किए है। मैम आप अनम्यूट है।
ऑप्शन क्या? जी मैम। हाँ जी मैडम, हाँ मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल छोटे बच्चे की माँ को दे सकते हैं? हेलो हेलो। अगर उनका, हाँ आपकी आवाज आई, अगर उनका बच्चा दूध पी रहा है हाँ तो डॉक्टर की कंसल्ट करके हाँ ही दे। हाँ, कोई बात जी नहीं मैडम, थैंक यू मैडम। ओके। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है संजय सिंह लुधिया। मोस्ट यस वेलकम मैम, सर। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, महाआरसीएम। संजय सिंह फ्रॉम लुधियाना से बोल रहा हूँ मैम। एक हमारे फ्रेंड हैं, ये भी आरसीएम हमारे साथ से, मतलब हमारे पार्टिसिपेट हैं, तो थोड़ा इनके विषय में कल इनको मैंने नंबर प्रश्न दिया था, तो कुछ प्रॉब्लम इनकी थी, जरा बताएंगे आप? नाम बताओ। नमस्कार मैम। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्कार जी। मेरे नमस्ते। एक पैर में नीचे बिल्कुल तलवे में दर्द रहती है। गामा स्टार्ट किया है, इससे प्रॉब्लम दूर होगी जी? सर वो डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम किस कारण से है। उस प्रॉब्लम की एक्चुअल वजह पहले आप पता कीजिए कि वो तलवे में दर्द जो है वो किस कारण से है। अच्छा जी। हाँ, वो जब तक नहीं पता चलेगा कि किस कारण से है तो वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज मैं पूरा कंफर्म बताना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं गामा ओरिजिनल उसमें हेल्प करेगा, यानी कि उस अच्छा तलवे की जो दर्द है उसको ठीक करने में मदद करेगा। पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार आप इसका एक्चुअल जो वजह है वो जानने के लिए डॉक्टर को दिखा ले प्लीज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे बीच में शारदा रिगार मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। आपको ऑप्शन गया होगा मैम। जी मैम, आवाज आ रही? जी मैम। मैम मैं ऐसे कह रही थी, एक पेशेंट है, मैं ना हूँ, एक पेशेंट है मेरे, तो वो रोमेटिड आर्थराइटिस से पीड़ित है मैम। तो उसको गामा ओरिजिनल किस डोज में और कैसे देना है मैम, ये बता दीजिए प्लीज मैम। मैम डोज तो सेम रहेगा, खाने से पहले, खाने से पहले देना है मैम आपको। जी जी मैम। हाँ, आप और दो, हाँ 2 टाइम से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 3 टाइम भी दे दिया जा सकता है, पर मैं उसको सलाह दूंगी कि आप 2 टाइम पहले दीजिए। जी मैम। जी। नेक्स्ट हमारे बीच में लाल बहादुर सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और गांव पे तो जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो मैं पहले परिचय दे दूं, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूं। मेरा ग्रेट गुरु संजय सर, सरिता दीदी, महान गुरु ज्ञान प्रकाश सर, संध्या मैम। तो मैं अपनी में जॉब करते हुए पार्ट टाइम में लगा हूं। स्टार्टर पिन भी ले लिया है, बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। लेडीजों का बहुत ज्वाइनिंग हुआ है, 32 लेडीज मेरे अंदर लग चुकी हैं। तो बहुत रिजल्ट पक्का है। मैं रिजल्ट थोड़ा बता दूं इसलिए कि सबको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। मैं बीपी 180 रहता था, 120 पे हो गया। कोलेस्ट्रॉल गैस बनता था, हार्ट अटैक आ चुका है पहला, लेकिन अब दोबारा मैं गामा खा के हार्ट अटैक नहीं आ सकता। थायराइड था, मोटापा था, सांस का फूलना, ना खून झड़ना, आंख की रोशनी भी कम थी, नींद नहीं आता था, एलर्जी थी। और मंथ मेरा पूरा हुआ, 6 मंथ पूरा हुआ। इतना निजात मैं पाया हूँ, स्वस्थ हूँ, इस करके मैं आरसीएम में जुड़ा हूँ। और मैं गुरुदेव को धन्यवाद, रंधावा सर भी दिखे हैं और लुधियाना में मीटिंग में मिल चुके हैं सर, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो कोई मीटिंग भी नहीं छोड़ता हूँ, बीसी सर भी मेरे को इनवाइट कर लेते हैं। तो एक कौन सी बात किसको लग जाए कोई नहीं पता है। तो हम स्वस्थ बिल्कुल हो चुके हैं। इतनी बीमारियों से जूझ रहा था और शरीर में 5-6 लाख रुपया लगा चुका था। इसके बाद वाइफ भी मेरी अनीता देवी हैं, वो भी निजात पा गई हार्ट से। और हम लोग इतना खुशी जीवन जी रहे हैं कि अब मैं जब जीते जी आरसीएम नहीं छोड़ने वाला हूँ। ग्रोथ भी होगा, बिजनेस भी। कौन नहीं बिजली वाले के ऊपर विश्वास करता है। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपने लाइव रिजल्ट बताया, आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। अभी मैं सपना मैम को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच काफी सारे ऐसे लोग हैं, और मैं अपनी मम्मी जी का बताना चाहूंगी। मेरी
सासू माँ और मेरी मायके वाली मम्मी, मम्मी होती है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। दोनों मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल से बीपी का काफी ज्यादा हद तक उनका ठीक हुआ। मुझे खुद को हाइपोथायराइड था, वो थायराइड कम हुआ। 9.4 था लास्ट लेवल और अभी रिसेंटली मैंने चेक कराया तो 5.6 आ गया। तो गामा ओरिजिनल के बहुत बड़े बड़े रिजल्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे जो वुमेन्स होते हैं उनका वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाता है कि शादी होते ही उनका वेट गेन चालू हो जाता है, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंज होते हैं, कई सारे उनको प्रॉब्लम्स होती है और कई सारी चीजें से वो फेस करती है। उनका खाना प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और हमारे इंडिया में 60 to 70% के अराउंड हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम्स महिलाओं को ही ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस के प्रॉब्लम्स की वजह से और स्ट्रेस की वजह से और कई सारी चीजों की वजह से होता है। तो इस अगर थायराइड की सबसे बड़ी बात करें तो आप थायराइड में गामा ओरिजिनल को ज्यादा यूज करें। बीपी की प्रॉब्लम में गामा ओरिजिनल ज्यादा यूज करें। और सेकेंडली कहना चाहूंगी कि हमारे बीच जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम 2 मंथ से कंटिन्यू मीटिंग स्टार्ट किए हैं ये 5 बजे का। और इस जो हमारे सैटरडे के 5 PM की जितनी भी लेडीज लीडर्स है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि सभी लेडीज लीडर हमारे बीच काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, काफी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। तो मेरे लिए सभी एक जाबाज लीडर है, उनका तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद दे रही हूँ। और कहना चाहूंगी कि सभी जितनी भी हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट की लेडीज है सब आगे बढ़ चढ़ के अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, क्योंकि हमने लास्ट 2 मंथ से पहला जो मंथ था उसमें हमने न्यूट्री की सोल के प्रोडक्ट पे 500 PV का टारगेट दिया था। उसमें 65 महिलाओं ने पार्टिसिपेट करके उस टारगेट को कंप्लीट किया था। लास्ट मंथ हमने न्यूट्रीचार्ज 500 PV का टारगेट दिया था, जिसपे 85 महिलाओं ने टारगेट कंप्लीट करके अपने आप को डिजिटल सेलिब्रेशन के लिए शामिल कर लिया है। तो तहे दिल से सभी महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने आप को आज का उभरता हुआ सूरज बना रही है, अपनी रोशनी फैला रही है। तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा 8 तारीख को 5 PM में हमारा डिजिटल सेलिब्रेशन होने जा रहा है। जिस डिजिटल सेलिब्रेशन में हम न्यूट्रीचार्ज की जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हैं सभी महिलाओं को हम उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने घर की महिलाओं को जिनको न्यूट्रीचार्ज से फायदा हुआ है उनका 60 सेकेंड का एक वीडियो बना के हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए, जिससे हम डिजिटल सेलिब्रेशन में उनका वीडियो आपके सामने लेके आ सकेंगे। और तहे दिल से सभी महिलाओं का धन्यवाद देना चाहूंगी और मेरी जाबाज टीम को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा और मेरे ग्रुप को सपोर्ट करके इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और आप सभी के लिए एक और बड़ा ऑफर है कि अभी हमने एक वैकेंसी खोली है हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की लेडीज लीडर के कोर ग्रुप में आने का। तो अगर आप भी चाहती है उस कोर ग्रुप में आना तो उस कोर ग्रुप के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, कुछ 15 महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोर ग्रुप में आने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे रोल्स निभाने होते हैं, बहुत सारे हम उनको काम देते हैं, क्योंकि एक महिला से ये काम नहीं हो सकता है। इसीलिए ये हमने आप लोगों के लिए ऑफर खोला है कि आपको उस फॉर्म को भरना होगा और फॉर्म में से हम कुछ महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे। और वो फॉर्म बहुत सिंपल होगा, नाम, आपका आईडी नंबर, कि आप कहाँ से है और आप आरसीएम में कब से काम कर रही है, डिजिटल आपको वर्क आता है या नहीं आता है, क्योंकि हमें ये सब जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि हमें कई सारी जगह आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो थैंक यू सो मच जो आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सीमा मैम। मैम नेक्स्ट टारगेट भी अनाउंस कर दीजिए आप। हमारा नेक्स्ट टारगेट इसी मंथ का है जो आप सभी के बीच चालू हो चुका है, अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में हमारा टारगेट वही रहेगा 500 PV, पर वो प्रोडक्ट ऑफ द मंथ जो है वो है गामा ओरिजिनल। तो आप करना ना भूलिए, 500 PV कोई बड़ी चीज नहीं है,
2 पैकेट गामा ओरिजिनल के लेंगे तो आप भी स्वस्थ, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके फादर या आपकी मदर वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो आज से ही अपनाना चालू करें 500 पीवी का गोल और गामा ओरिजिनल, जिससे आप भी स्वस्थ रहे, आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हमारे बीच में वर्षा मैम है, हैंड रेज के। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। मुझे एक क्वेश्चन करना है। मैम, हम गामा ओरिजिनल जो टैबलेट है खाने में मिक्स करा के दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं? वो ओपन करके या ऐसा? मुझे बताओ मैम। मधुसूरी मैम। आप खाने में मिक्स करके क्यों देना चाह रही है वर्षा मैम? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कस्टमर है कुछ, वाइफ है, उनके हस्बैंड उन्हें गामा ओरिजिनल लेने वाले नहीं है, लेकिन वाइफ को उनको देना है। तो वाइफ मुझे ऐसा क्वेश्चन कर रही थी कि मैं दूंगी, लेकिन वो ऐसा डायरेक्टली नहीं लेंगे, तो खाने में मिक्स करा के दे सकती हूँ क्या? ऐसा मुझे पूछ रही थी। देखिए, मैं तो ये नहीं बोल सकती कि उसको घोल सकते हैं। हाँ, वाइफ है तो उनको बोलिए कि प्यार से एक रोटी का टुकड़ा ले, उसमें सब्जी डाल के बीच में गामा डाल के उनको मुंह में खिला दे, सबसे बेस्ट तरीका होगा। नहीं, वो ओपन करके दे या वैसे दे, ऐसा? हाँ, ये मेरे लिए भी पहला बार ये क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये इसका आंसर पता है मैडम कि इसको कैसे देना है, क्योंकि उसको तोड़ना फोड़ना ये सब चीजें मैंने कभी करके नहीं देखा, तो आई डोंट नो। इसका तरीका उनको ही निकालना पड़ेगा या मुझे पूछना पड़ेगा जो इनके स्पेशलिस्ट हैं कि उनको तोड़ फोड़ सकते हैं कि नहीं। वो प्यार से रोटी खिला दे, ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा। तो वो मॉर्निंग सेशन होता है ना, उसमें मैंने पूछा था तो वो बोले दे सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा कि कैसे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा मैम। तो खाने में मिला के, सब्जी में मिला के दे दीजिए, राइस में मिला के दे दीजिए, उस तरीके से कुछ सोचिए। अब लेकिन उनके हस्बैंड को मिल जाएगा तो फिर उसका आंसर क्या देंगे पता नहीं मुझे। सपना मैम अभी जस्ट मतलब कि मैरिड लाइफ में है तो वो ज्यादा अच्छा आंसर कर पाएंगे। अरे मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, कई सारे लोग थोड़े होते हैं कि कैप्सूल है कैसे खाएंगे, अंदर नहीं जाएगा, गले में फंस जाएगा, और काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो ये चीज है जो आप गामा ओरिजिनल का अंदर के कैप्सूल के पाउडर का कोई टेस्ट नहीं है, तो आप उसको ओपन करके मिल्क में मिला के दे दीजिए या प्लेन राइस में दीजिए। सब्जी वगैरह में बिल्कुल मिला के मत दीजिए, क्योंकि ये सब केमिकल ओवर मतलब केमिकल होता है, क्योंकि गामा ओरिजिनल में भी क्योंकि वो फॉर्म बनाया गया है। तो पर गामा ओरिजिनल का कैप्सूल का जो ऊपर का परत है बहुत पतला है, उसको लेते ही ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कोई कैप्सूल खाया है, वो डायरेक्ट आपके पेट में चला जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा। बहुत लाइट वेट है। मैं डेली 2 कैप्सूल खाली पेट मॉर्निंग में लेती हूँ थायराइड की टेबलेट के साथ। तो आप उसको नॉर्मली अगर देना चाहते हैं, और मेरे सजेशन से तो नहीं देना चाहिए, बट अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो उसको मिल्क में या फिर प्लेन राइस में उसको दीजिए। क्योंकि मैंने परसों ही सर का मीटिंग अटेंड किया था, तो वहां पे सुना था कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है जो नहीं खा पाता, कैप्सूल अटक जाता है, तो उसको दूध में या फिर प्लेन राइस में आप मिला के दे सकते हैं। तो ऊपर का फेंक देने का मैम? ऊपर का रख के करेंगे क्या? फिर जब अंदर का मटेरियल ही चला गया है तो कैप्सूल का रखने का मतलब ही नहीं है, तो आप उसको फेंक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, स्टार्टिंग में बोलते थे ये सब बेकार है, क्यों खाना है, मैं तो ठीक हूँ। तो मैं उनको मतलब ला के रखी थी, और थोड़ा इमोशनल हस्बैंड वाइफ है तो हो सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि आपके स्किन पे ग्लो आएगा, मतलब झुर्रियां नहीं पड़ेंगे, इस तरीके से भी बात करके ये काम हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, आप थोड़ा और एक काम किया जा सकता है, आप उनको गामा ओरिजिनल की शॉर्ट वीडियो है 1-2, वो शॉर्ट वीडियो में एक ही वीडियो में सारा कुछ बताया गया है, तो आप उनको वो दिखा सकती है। आप उनसे पूछ सकती है कि मुझे एक रीजन बताओ कि इसको क्यों नहीं खाना है। जी, ये क्रॉस क्वेश्चन कीजिए उनसे कि आप मुझे एक रीजन बताएं कि क्यों नहीं खाना है। तो एक जो भी मैंने डॉक्टर वाला आपको दिखाया वो बहुत अच्छी स्पीच है,
मैं बहुत उस पे काम करती हूँ। वो वाला आप दिखा के, गामा ओरिजिनल का एक शॉर्ट वीडियो है, मैं सपना मैम को भेज दूंगी, आप उनसे ले सकते हैं। वो वीडियो बहुत अच्छी है। वो आप मतलब कि मैं उस पे काम बहुत ज्यादा काम करती हूँ उस पे, वो वीडियो दिखा के बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। तो आप वो दिखाइए और क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्यों नहीं खाना है, एक रीजन दीजिए, तो फिर उनका माइंड काम करेगा। ये थर्ड पार्टी इफेक्ट होगा। अगर आप बताते हैं तो अपने हस्बैंड कन्विंस नहीं होता है, बट वो थर्ड पार्टी होगा तो वो कन्विंस होंगे। ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे बीच में बबीता शर्मा है। मोस्ट वेलकम मैम। सभी को जय सिंह। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बहुत धन्यवाद मधु मैम का कि आज ने उन्होंने गामा ओरिजिनल के बारे में बहुत ही अच्छे डीपली नॉलेज दिया। तो थोड़ा सा मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, मतलब पेट से रिलेटेड। पेट मेरा बहुत मतलब बाहर था, स्किन का प्रॉब्लम था, लेकिन ये इतना अच्छा इसका मतलब रिजल्ट है गामा ओरिजिनल का। मैं मतलब डेली लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को मतलब चेस्ट में उनको हमेशा पेन होता था, कई बार साइड पे रहते थे तो उनको मतलब बहुत ज्यादा हो जाता था। उनको मैं जबरदस्ती, अभी समझ सकते हैं आप लोग, मतलब वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कंटिन्यू 3 महीने दिया। और सच बताऊं तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि उनको इस चीज से छुटकारा मिल चुका है। लेकिन फिर भी अभी मैं कोशिश करती हूँ उनको लेने के लिए, लेते नहीं है। 10 दिन लेंगे, 15 दिन, फिर बोलते हैं गले में मतलब उनको जलन टाइप मतलब होने लगता है। लेकिन फिर भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी गामा ओरिजिनल का, और जिन्होंने इस भारत जैसे देश में इस चीज को लॉन्च किया कि पूरे जितने भी भारत के, इंडिया के जितने लोग हैं सब हेल्दी रहें। तो थैंक यू सो मच। मैं मधु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतने अच्छे से डेवलप किया इस बिजनेस को। बहुत बार इनको मैं फेसबुक पे इनकी स्टोरी, इनका बहुत सारा ऐसा चीजें मैं देखती रहती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये लास्ट लेंगे क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। हमारे बीच में हीना कुमारी मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, मधु मैम को थैंक यू। बहुत अच्छा से उन्होंने डाटा पे बात किया है। मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जो मैं 2 जगह नर्सिंग होम में बात करके आई हूँ गांव में, तो क्या वहाँ पे नर्सिंग होम वाले को रिक्वायर कर सकते हैं गामा ओरिजिनल के लिए? वहाँ पे हमने बात कर लिए हैं, बुक भी दे करके आए हैं। वो बोले हैं आइए मिलिए फिर बात करेंगे, तो क्या वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? एकदम 100%। और ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा क्या रहेगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई कई अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे लेवल के डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वो इस पे काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट हमारे एक स्टेट टॉपर हैं, एक डॉक्टर मैम है, वो बहुत अच्छा काम की है और अपने स्टेट की टॉपर है गामा ओरिजिनल में। तो आप एकदम इसको आगे बढ़ाइए और इस पे आपका बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वहां पे तो वैसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी पेट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड वगैरह भरा पड़ा है, तो उनको देंगे तो उससे तुरंत आपका रिजल्ट आएगा और तुरंत। एक्चुअल में ये वर्ड ऑफ माउथ का खेल है। वहां पे 5 लोग के जैसे ही ठीक होंगे तो वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, लोगों की बातचीत होगी और वहां से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा। तो एकदम आप लेट मत कीजिए, वहां पे पूरा फोकस कीजिए आप। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अभी जो गामा ओरिजिनल, थैंक यू सो मच मैम। अभी सपना मैम मीटिंग को एंड करें। जी मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मधु मैम का तहे दिल से धन्यवाद कि मैम ने हमें टाइम दिया। और आज का जो टॉपिक था गामा ओरिजिनल का, बहुत सिंपली, बहुत मतलब इतनी सिंपली तरीके से बताया कि हर एक व्यक्ति को समझ में आया है। और तहे दिल से मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि लगातार मेरे साथ बनी रहती है। तो थैंक यू सो मच टू ओवरऑल, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और गामा ओरिजिनल का भी धन्यवाद कि कई सारे बीमारियों को ठीक कर रहा है। और हमारे मीटिंग का हम एंडिंग करने वाले हैं और समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो एक बार सभी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आप सभी मधु मैम को थैंक यू कह सकते हैं, जय सिंह कह सकते हैं, और इसी के साथ हम मीटिंग का समापन करेंगे। ओवर टू ओवरऑल, अपना अनम्यूट करके मैडम को जय सिंह बोल के हम मीटिंग समापन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय
so much. करे हंगामा। जय आरसीएम मैम। मैडम जय आरसीएम मैम थैंक यू सो मच। मैम ग्रुप में वो ये ऐड कर दीजिए ना 500 दीदी गामा को करना है। जय आरसीएम मैम। गामा ओरिजिनल पे 100% हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच टू ओवरऑल सभी को, थैंक यू सो मच। और हम मीटिंग का समापन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट सैटरडे से डिजिटल सेलिब्रेशन में मिलेंगे। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, मेरा गामा ओरिजिनल, मेरा गामा ओरिजिनल। चलो जय आरसीएम। धन्यवाद, बाय बाय। जय आरसीएम, गुड नाइट, शबा खैर, बेस्ट ऑफ लक मार्च मंथ के लिए, हाँ नारसिया बेस्ट ऑफ लक।